हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उसके साथ ही हम देखेंगे कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हुए हैं और इस वीक में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डेज पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत अमेजिंग एमसीक्यूज में लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीक में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे थे। तो 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे और इस साल के लिए इसकी थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। देखो, जूनोसिस उन बीमारियों को कहते हैं जो बीमारियां आपकी जानवरों से इंसानों में फैलती है, यानी एनिमल्स से जो बीमारियां ह्यूमंस में फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, जूनोसिस डिजीज कहते हैं। जैसे कि आपका रेबीज हो गया, कोविड-19 हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ये सारी की सारी डिजीज क्या है, आपकी जूनोसिस डिजीज है। अब ये जूनोसिस डे हम 6 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन 1885 ईस्वी में लुई पास्चर ने पहली बार रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसीलिए हम इस दिन को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 जुलाई को था आपका ग्लोबल फॉरगिवनेस डे और इस्लामिक न्यू ईयर इस दिन से स्टार्ट हुआ। देखो, फॉरगिवनेस मतलब होता है आपका क्षमा करना। तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग जिनको उन्हें क्षमा करना है, जिनसे वो किसी भी बात को लेकर गुस्सा है, उन्हें क्या कर सके, वो क्षमा कर सके। देखो, फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं होती। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो क्षमा इंसान तभी आप कर सकते हैं जब आप अंदर से मजबूत होंगे। तो एक मजबूत आदमी ही एक मजबूत व्यक्ति ही दूसरे को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और क्षमा करना सामने वाले से ज्यादा आपके लिए, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक, अगर मान लो किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है और जब तक हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी या वो जो भी चीज है वो हमें क्या करेगी, हमें भी खुद को हॉन्ट करेगी, हमें भी अंदर ही अंदर वो क्या करेगी, चीजें हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी। अंदर ही अंदर कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो अंदर ही अंदर हमें वो क्या करेंगी, खा जाती है इंसान को भी। तो इसीलिए ये याद रखना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी किसी ने किया हो तो आप उसको क्या कर दें, फॉरगिव कर दें, क्षमा करें। अब क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ किसी ने धोखा करा है तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उस पर दोबारा से ट्रस्ट कर ले, उसके साथ दोस्ती कर ले, ऐसा नहीं। क्षमा करने का मतलब है ठीक है, अब जो उसने कर दिया, उसकी वैसी परवरिश थी या उसने वैसा ही वो व्यक्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते, हम ठीक है, हमने क्षमा कर दिया, जाने दो उस बात को, ताकि हम उस बात को छोड़ सके, लेट गो कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्षमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल पीस के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। अगला जो डे है वो है आपका 10 जुलाई 2025 को। इस दिन है आपका ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस साल के लिए जो थीम है वो है एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है मलाला डे और इसी दिन एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ होप। और इंटरनेशनल डे ऑफ होप की जो थीम है उसकी थीम है इस साल के लिए अ यूनिवर्सल नीड इन अनसर्टेन टाइम्स। होप का मतलब क्या होता है? होप का मतलब होता है आपका आशा, उम्मीद। तो उम्मीद और आशा जब तक है हमारे जीवन में तब तक ही हम क्या है, जिंदा है। अगर आपने सारी चीजों की आपको कोई आशा नहीं है जीवन में, कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर क्या है, फिर हम डेड बॉडी के समान ही है। तो हमारे जीवन में होप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा का दामन आपको कभी नहीं छोड़ना है, तभी आप जीवन में पॉजिटिव, एनर्जेटिक और अपने जीवन में कुछ करने की जो आपके अंदर इच्छा रहेगी वो हमेशा जिंदा रहेगी। अब देखो, मलाला डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और ये मलाला कौन है? मलाला का पूरा नाम है मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की है और ये उस समय चर्चाओं में आई जब तालिबान ने इनको गोली मार दी। और तालिबान ने इन्हें गोली इसलिए मारी क्योंकि ये वहां पे जो विमेन्स एजुकेशन यानी जो गर्ल्स एजुकेशन है उससे रिलेटेड ब्लॉग्स लिखा करती थी। तो ये इनके जो ब्लॉग्स हैं वो तालिबान को पसंद नहीं आए तो उन्होंने गोली मार दी। और लेकिन ये लड़की गोली लगने के बाद भी बच गई और बचने के बाद इनका इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया गर्ल्स की एजुकेशन को लेके। और इसी इनके जो ये विल पावर है इसको देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए ही इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 2014 में, जो प्राइज उन्होंने शेयर किया भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। और जिस समय इन्हें नोबेल प्राइज मिला ना, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी होंगी, ऐसा नहीं है। मलाला सिर्फ 17 साल की थी जिस समय उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो बहुत छोटी सी बच्ची, आप जिसके अंदर इतना जज्बा था खुद की एजुकेशन को लेकर, लड़कियों की एजुकेशन के लिए, कि वो तालिबान से भिड़ गई। इतनी सारी धमकियों के बाद भी उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं करे। और जब उनको गोली मारी गई तो उसके बाद तो इनका इरादा और भी ज्यादा पक्का हो गया। तो ये अभी भी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत सारे कार्य करते रहती है। अब देखते हैं कि इस वीक में आपके कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए। ये जो अपॉइंटमेंट है आपके, ये 1 तारीख से है। ठीक है, 1 से लेके 12 जुलाई तक के जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए वो सारे के सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर कोई अपॉइंटमेंट छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट है आपका पराग जैन का। पराग जैन को अपॉइंट किया गया
एज अ न्यू चीफ ऑफ रॉ। तो रॉ का इन्हें नया चीफ बनाया गया है। रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये जगह लेंगे रवि सिन्हा की, यानी कि रॉ के जो पहले चीफ थे वो कौन थे? रवि सिन्हा। अब कौन हो गए? पराग जैन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा अपॉइंटमेंट है आपका ललित के पनवार का। ललित के पनवार को अपॉइंट किया है एज अ स्पेशल इन्विटी एडवाइजर ऑफ नीति आयोग में। दूसरे हैं आपके रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को दोबारा से अपॉइंट किया गया, यानी चेयरमैन पहले से थे, दोबारा से इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है और ये चेयरमैन बने आपके CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से चेयरमैन बने हैं और इनका जो टर्म है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। दूसरे हैं आपके रामचंद्र राव। रामचंद्र राव बीजेपी के हैं और इन्हें तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है बीजेपी ने। नेक्स्ट है आपके केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन को अपॉइंट किया है RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में और इन्होंने 1 जुलाई से अपना पदभार संभाल लिया है। दूसरे हैं आप, फिर दूसरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो है आपका निशांत वसानी का। निशांत वसानी का अपॉइंटमेंट हुआ है NSDL पेमेंट बैंक में एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर CBO के रूप में। फिर दूसरा अगला अपॉइंटमेंट है आपका वेंकट रमन वेंकटेश्वरम का। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है फेडरल बैंक है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसमें इन्हें एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। अगला अपॉइंटमेंट है सबी खान का। सबी खान को एप्पल का नया COO बनाया गया। CEO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ये जेफ विलियम्स की जगह लेंगे और ये भारत के हैं, ठीक है। प्रिया नायर को अपॉइंट किया गया है CEO एंड MD कहाँ का? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का और ये पहली महिला होंगी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की CEO बनने वाली हैं और ये 1 अगस्त से चार्ज संभालेंगी। सूरीनाम को उनके देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर सिम्पसन और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होने वाला है 16 जुलाई 2025 को। चलिए अब शुरू करते हैं आज के MCQs। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गिनी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन गिनी इंडेक्स एज पर द रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? तो इसमें भारत की जो रैंक रही वो रही आपकी 4th। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि गिनी सूचकांक है क्या? देखो, गिनी सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है या ऐसा मापदंड होता है जिससे किसी भी देश या समाज की आय, समाज में किस प्रकार से आय या धन का वितरण है उसको मापा जाता है। यानी कि सभी लोगों के पास एक जैसा पैसा है, यानी कि सभी लोग या तो अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास है, यानी कि जो पैसे का वितरण है वो उस देश के या समाज के लोगों में समान रूप से है या नहीं है, कितनी उनमें असमानता है, तो ये बताता है गिनी सूचकांक। तो गिनी सूचकांक जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है कि वो उस देश में असमानता उतनी ज्यादा है। जैसे मान लो अगर गिनी सूचकांक आपका 100 है तो गिनी सूचकांक 100 है, इसका मतलब है कि वहां क्या है, पैसा सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, बाकी लोग क्या है, सारे के सारे गरीब हैं। अगर किसी देश का गिनी सूचकांक 0 है तो इसका मतलब है कि उस देश में जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, यानी कि या तो वो सभी गरीब है, सभी अमीर है या सभी मिडिल क्लास में आते हैं, यानी कि जैसा भी उनका स्टेटस है फाइनेंशियली वो सब एक जैसा है। तो इस बार जो भारत का गिनी सूचकांक रहा वो रहा 25.5 और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत इस मामले में G7 और G20 देशों से भी क्या है, आगे है। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? पहले नंबर पे रहा आपका स्लोवाकिया गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, इसका आंसर तो आप मुझे इजीली बता दोगे। तो पहला ऑप्शन है WHO द्वारा जूनोसिस की घोषणा की गई, पहली बार किसी पशु पर टीके का परीक्षण हुआ, लुई पास्चर द्वारा रेबीज टीके का पहला सफल मानव परीक्षण किया गया, या प्रथम जूनोटिक रोग की पहचान की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, लुई पास्चर द्वारा रेबीज टीके का पहला सफल मानव परीक्षण हुआ। और जूनोसिस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जूनोसिस उन डिजीज को कहते हैं जो डिजीज आपकी एनिमल से किसमें जाती है, एनिमल से आपके ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, वो डिजीज आपकी क्या कहलाती है? जूनोसिस डिजीज कहलाती है। और इस साल के लिए थीम क्या है? इस साल के लिए थीम आप मुझे कमेंट करके बताना कि थीम कितनी है, ठीक है। और ये भी बताना, टोटल हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एंड में आप अपना स्कोर जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनाद और टोबैको ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? ऑप्शन ए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। देखो बहुत इजी है, जहां पे आपका त्रिनाद एंड टोबैको आ रहा है वही आंसर सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में 5 देशों की यात्रा से वापस आए हैं, उन्हीं में से एक देश था त्रिनाद और टोबैको, जिसने उन्हें क्या दिया है, अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करा, जो है आपका ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका चाइना में, भारत में, ब्राजील में या साउथ अफ्रीका में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्राजील में। ठीक है, तो इस साल के लिए आपका जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो सेलिब्रेट किया गया। इस साल का जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन है वो हुआ आपका ब्राजील में, और ये हुआ आपका 6-7 जुलाई 2025 को, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। और इस साल के लिए थीम क्या थी? इस साल के लिए इसकी थीम है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ क्या है, इस साल की आपकी थीम थी। और इस साल का जो प्रमुख एजेंडा था वो क्या था? ब्रिक्स पे इस पर ब्रिक्स पे पर चर्चा की गई। तो ब्रिक्स पे क्या है? ब्रिक्स पे एक नया क्रॉस बॉर्डर भुगतान सिस्टम है। इससे क्या होगा कि इन देशों की डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और कौन कौन से देश उपस्थित थे? भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये आपके मूल देश हैं। अतिथि देश सऊदी अरेबिया, इथोपिया, यूएई, ईरान, ग्रीस, इंडोनेशिया, इन्होंने भाग लिया। शी जिनपिंग ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, और व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअली इस समिट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये हुआ कहाँ? आपके रियो दी जेनेरियो में हुआ। कब हुआ? 6-7 जुलाई 2025 को हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में आपके जो मूल देश है, यानी कि जिनसे ब्रिक्स बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स, BRICS। तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा आपका साउथ अफ्रीका, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हुआ, फिर इसमें अभी और जो पार्टनर्स हैं और जो देश हैं वो जुड़ गए। तो जब ये ब्रिक्स अभी वर्तमान में इसमें टोटल आपके 11 देश हैं, इसमें 5 मूल देश हैं, ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। उस समय ये केवल ब्रिक था, BRIC था। फिर 2011 में जब इसमें साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ तो ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। अभी फिर 2024 में पिछले साल इसका और ज्यादा विस्तार हुआ, और इस विस्तार की घोषणा कर दी गई थी अगस्त 2023 में, जो जोहान्सबर्ग था वहां इसकी घोषणा की गई थी। तो 2024-25 में 6 नए देशों को शामिल किया गया: मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमरात। ये इनके मैप्स भी है, देखो, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। और इस साल जब 2025 में जो समिट हुई है तो इंडोनेशिया को कंप्लीटली मेंबर के रूप में भी सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में निम्न में से कौन से नए भुगतान तंत्र चर्चा में रहा? तो इजी है। विच न्यू पेमेंट सिस्टम वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग ब्रिक्स 2025 समिट? अभी मैंने बताया भी है तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ब्रिक्स कॉइन, ग्लोबल पे, ब्रिक्स पे या यूनिफाइड ब्रिक्स वॉलेट। तो वो क्या है? आपका ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ए 2026, 2027, 2028, 2030। तो भारत 2028 में COP33 की मेजबानी करने वाला है, यानी कि COP33 को होस्ट करने वाला है। अब ये COP होता क्या है? देखो, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसमें क्या होता है? जो भी आपके लगभग 198 देश हैं वो क्या करते हैं? उनकी एक सालाना बैठक होती है, यानी कि सारे के सारे देश साल भर में एक बार एक बैठक करते हैं, जिसमें उनका जो चर्चा का मेन मुद्दा होता है वो होता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो आप और हम भी क्या कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होगे। जैसे कि हर साल जो गर्मी है वो क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। कभी गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ती, बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, ठंडियों के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड पड़नी अब कम हो गई है। तो सारा जो आपका क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसी क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? साल भर में जितने भी देश हैं, लगभग 198 देश, वो साथ में मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या करें कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके, उसकी गति को धीमा कर सके। ऐसे जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं इसमें बात करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, कोप का आयोजन जो करती है वो करती है आपकी UNFCCC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका कोप का आयोजन होता है। ये संयुक्त राष्ट्र की वो संधि है जिसे 1992 में रियो सम्मेलन में बनाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और जो भी आपके जलवायु संकट है उससे निपटना। तो उस बारे में चर्चा होती है कि कैसे कम करें। देखो, अब तक आपके कोप के बहुत सारे जो लगभग 30 जो समिट है वो हो चुके हैं। तो COP 27 हुआ था आपका 2022 में। ये कहाँ हुआ था? आपका शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। देखो, ये आपको याद रखना है कि कौन सा कोप कहाँ हुआ था। अभी आपका रिसेंट UKPCS का पेपर हुआ था, UKPCS का अपर पीसीएस का पेपर हुआ था 29 जून को। तो उसमें ये क्वेश्चन आया है आपका, उसमें आपको ये COP 27, 28, 29, 30 दे दिए हैं, और ऐसे पूछा गया है कि इसको आप क्या करो, फिल इन द मैच द फॉलोइंग करो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था, और उसमें ये आपको ये कंट्री नहीं दी है, ये देश, ये जगह दी गई है।
ठीक है, जगह दी गई है तो आपको जगह के नाम भी पता होना चाहिए, वो जगह किस देश में, ये भी ध्यान रखना। तो कोप 27 हुआ था 2022 में, ये कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। 2028 में हुआ, 2028 वाला हुआ, सॉरी, कोप 28 हुआ था आपका 2023 में, ये हुआ था दुबई में। कोप 29 हुआ था आपका 2024 में बाकू में, अजरबैजान में। कोप 30 हुआ था आपका 2025 में बेले, ब्राजील में। और जो कोप 27 है, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई, यानी कि जो भी आपदा से प्रभावित देश हैं उनकी सहायता करने के लिए एक फंड बनाया गया, ताकि जब भी किसी देश पे आपदा आए तो उनकी मदद की जा सके। और 2023 में जो आपका कोप हुआ था, कोप 28, इसमें पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जारी करी गई और पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसकी समीक्षा की गई। 2024 में कोप 29 हुआ था, इसमें नए क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल पर चर्चा करी गई। और 2025 में जो कोप 30 हुआ था, इसमें पहली बार अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कोप का सम्मेलन हुआ, ब्राजील में हुआ, देखो बेले में। और इसमें जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है उसके 10 साल पूरे हुए थे, तो उस पर आप क्या क्या काम हुआ और कैसे उस पर काम करना है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कोप हुए हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो सीओपी फर्स्ट वाला जो हुआ था, पहला हुआ था आपका 1995 में बर्लिन में, बर्लिन आपका कहाँ है, जर्मनी में। और इसे बर्लिन मैंडेट शुरू हुआ, यहाँ से पहली बैठक हुई थी। 3 जो है आपका, ये आपका 1997 में हुआ था क्योटो जापान में। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जारी हुआ था वो आपका कोप 3 में ही हुआ था 1997 में। इसमें जो विकसित देश हैं उन पर कानूनी उत्सर्जन कटौती से रिलेटेड आपके लॉज वगैरह वो सारी चीजें आई थी। कोप 15 है आपका 2009 में, ये हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में। उसके बाद है आपका कोप 16, ये हुआ था 2010 में, ये है कानकुन मैक्सिको में हुआ था। यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की शुरुआत हुई। कोप 21 हुआ आपका 2015 में पेरिस फ्रांस में। यहाँ पे आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ, सभी देशों के लिए जो उनके जो भी कार्बन एमिट करते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, उसके लिए लक्ष्य रखे गए। कोप 26 हुआ आपका 2021 में ग्लासगो यूके में। यहाँ पे ग्लासगो पैक्ट आया, जो कोयले की जरूरत को घटाने के से रिलेटेड इसमें संकल्प लिए गए। कोप 27 हुआ आपका 2022 में, ये मिस्र में हुआ। ये आपका लॉस एंड डैमेज फंड अभी मैंने बताया था, वो यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया। कोप 28 हुआ आपका यूएई में, यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान में लगभग 3500 वर्ष पुरानी तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसे उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित माना जा रहा है। तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है, तोंबे हो गए, तांबा हो, सॉरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। रिसेंटली फ्रॉम विच प्लेस इन उत्तराखंड हैज अ 3500 ईयर ओल्ड टेराकोटा कॉपर ह्यूमन फिगर बीन डिस्कवर्ड, बिलीव टू बिलोंग टू द पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। तो ये मिला है हमें भीमताल से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भीमताल में घर के पीछे से इस प्रकार की एक मानव आकृति मिली है कॉपर की, ऐसी कुछ इस टाइप की। तो इसमें कोई भी हाथ मुंह इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, बस ऐसी छाया जैसा स्ट्रक्चर है। और प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट है आपके उत्तराखंड के डॉक्टर यशोधर मटपाल, उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपको आकृति मिली है कॉपर की, ये आपकी उत्तर सिंधु सभ्यता काल की है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपको पता होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपका क्या है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो वो। अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्रिल्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन बना। ऑप्शन देगा आपको डी गुकेश, ऑप्शन बी है आपका अलीरेजा फिरोजा, ऑप्शन सी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी है हिकारू नाकामुरा। तो इसके जो विनर बने वो बने आपके मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो विनर तो आपके मैग्नस कार्लसन बने, लेकिन एक मैच में डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को एक बार फिर से हराया। तो एक बार तो नॉर्वे चैंपियनशिप में हराया, तो उस समय तो मैग्नस ने कह दिया था कि उनको, मतलब मैंने ही बेकार खेला, इसलिए डी गुकेश क्या हो गया, जीत गए। लेकिन यहाँ पे तो डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को बहुत बढ़िया हराया। और इसके बाद मैग्नस कार्लसन का एक स्टेटमेंट भी आया था, बड़े सारे मीम्स वगैरह और बन रहे थे कि अब उनका शतरंज खेलने का मन नहीं करता है, ठीक है, अब उन्हें मजा नहीं आ रहा है, मतलब शतरंज खेलने में, कुछ ऐसा था। तो उसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में सिंदूर नामक आम की एक नई किस्म किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है, जो सितंबर अक्टूबर में फल देगी। ऑप्शन ए आईसीएआर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सिंदूर नामक एक आम की नई किस्म विकसित करी गई है जीबी पंत यूनिवर्सिटी द्वारा। और जीबी पंत यूनिवर्सिटी के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर ए के सिंह, उनके नेतृत्व में उनकी साइंटिस्टों की टीम ने एक नई आम की खोज विकसित करी है। इसकी जो खासियत यही है कि इसके जो फल आपको कब खाने को मिलेंगे, सितंबर अक्टूबर में खाने को मिलेंगे। और इसका नाम सिंदूर रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ जायद, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, द ऑर्डर ऑफ द नाइल, द लीजन ऑफ ऑनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पे गए थे, लगभग 2 से 9 जुलाई के बीच में। तो इसमें से 4 देश तो आपके ये, घाना, ब्राजील, त्रिनाद और टोबैको, नाम्बिया, और एक है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, तो 5 देशों की यात्रा में गए, जिसमें से 4 देशों ने इन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करा। तो घाना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया वो दिया गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ब्राजील का दिया गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। त्रिनाद और टोबैको ने दिया द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको। नामीबिया का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मिराबिलिस। ठीक है, तो 5 में से 4 देशों ने नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि नरेंद्र मोदी जी के पास टोटल अब कितने सम्मान हो गए, जो उन्हें बाहर के जो देश हैं, विदेशी देश, अन्य देशों ने उन्हें अपने देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं, तो वो कितने सम्मान उनके पास टोटल हो गए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो ये है का, देखो त्रिनाद और टोबैको आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, इधर आपका एशिया होगा, और ये है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे ये 2 आइलैंड है आपके, त्रिनाद और टोबैको नाम के। ये 2 आइलैंड मिलकर ये कंट्री बनाते हैं, त्रिनाद एंड टोबैको। ठीक है, उसके बाद एक देश तो ये है आपका, दूसरे देश में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे इस ब्राजील में। ब्राजील आपका कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। देखो इसके आसपास के देश है आपके बोलीविया, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो अर्जेंटीना की यात्रा पे भी गए थे, तो ब्राजील भी गए हैं, अर्जेंटीना भी गए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और ये आपका कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ब्राजील भी, अर्जेंटीना भी, ध्यान रखना। इसके बाद वो अफ्रीका के 2 देशों में गए, एक है आपका घाना, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला, ये घाना है आपका, और दूसरा देश है आपका नामीबिया, ये है आपका नामीबिया। तो इन 2 देशों में भी, इन 5 देशों की क्या करी नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में यात्रा करी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की अनुशंसा की है? Recently, the Prime Minister of which country has nominated Donald Trump for the Nobel Peace Prize? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो देखो पाकिस्तान ने भी करी थी, पाकिस्तान ने भी अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के भी एक मिनिस्टर ने कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसको शांत करने में। बल्कि हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पाकिस्तान ने, डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई खास कोई भूमिका नहीं रही है भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने में। पाकिस्तान ने भारत को बोला है कि आप क्या करो, इस युद्ध को रोको जो अभी चल रहा था, जिसमें आपका ऑपरेशन सिंदूर चला है। ठीक है, तो लेकिन अभी नोबेल शांति पुरस्कार की अनुशंसा करिए आपकी इजराइल ने। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आपका इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसमें अमेरिका भी टूट पड़ा था इस युद्ध में इजराइल के सपोर्ट में, और इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, ईरान के बहुत सारे जो परमाणु केंद्र है उसको नष्ट कर दिया था। इससे पहले वाली जो वीक वाली मैंने एमसीक्यू ली थी उसमें मैंने आपको सब डिटेल में बताया, तो जाके इसे वहां पे चेक करना। तो इसी में मुझे लगता है शायद इजराइल वालों को फेवर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिया जाए, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। अब देखो किसको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस का पहला वास्तविक आयोजन कब किया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे सेलिब्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन दिए गए आपको 6 जुलाई 2024, 6 जुलाई 2025, 6 सितंबर 2024 और 6 जुलाई 2026। तो इस साल पहली बार वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बनाया गया, ऑप्शन डी 6 जुलाई 2025। तो फर्स्ट टाइम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना, याद रखो। और इसकी जो घोषणा है वो यूनाइटेड नेशन ने 2024 में ही कर दी थी कि हम अगले साल से 6 जुलाई को क्या बनाएंगे, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बनाएंगे। और इस साल के लिए थीम क्या है, इस साल के लिए थीम भी रखी गई है, तो इस साल के लिए थीम है रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CRISPR Cas9 तकनीक के माध्यम से NIPGR द्वारा किस धान की किस्म में फॉस्फेट अवशोषण क्षमता बढ़ाई गई है? ऑप्शन ए इंडिका, जैपोनिका, स्वर्णा और IR64। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जैपोनिका। तो जैपोनिका आपकी एक वैरायटी होती है धान की, धान यानी कि पैडी की,
ठीक है, जिससे आप राइस वैरायटी होती है, राइस खाते हो ना, उसे ही पैडी बोलते हैं और उसे ही आपका हिंदी में धान बोलते हैं। तो उसी की एक वैरायटी होती है आपकी जैपोनिका, जैसे आप जैपोनिका। तो इसे क्या किया गया है, जो आपके NIPGR के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक टेक्निक होती है क्रिस्पर Cas9, तो ये जीन्स के लेवल पे टेक्निक होती है। तो इन्होंने जीन्स के लेवल पे चेंजेस करके उसकी जो पेड़ है उसकी फास्फोरस को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, फास्फोरस अच्छे से अवशोषित होगा तो धान की जो पैदावार है वो 20 से 40% तक बढ़ जाएगी। तो देखो ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और आपकी जो टेक्नोलॉजी नई नई विकसित हो रही है, जीन के लेवल पे जो काम चल रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी आपकी क्या है, जीन के लेवल पे जो काम चल रहा है उसमें ही आपका एक डेवलपमेंट है। तो बहुत कुछ होने वाला है। आप 3-4 सालों में ना AI से रिलेटेड और जीन जो आपकी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इसमें आप बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आप क्या क्या चीज देखने का अगर आप उसका आइडिया लगाना चाहते हो ना, तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है ब्लैक मिरर, वो देखना। उसमें मतलब आपका माइंड एकदम ब्लो हो जाएगा उनको देख कर कि ऐसी टेक्नोलॉजी आगे विकसित हो जाएगी कि आप इतनी सारी चीजें चेंज कर सकते हो। तो इसको देखना, आपको मजा आएगा। फिर मुझे बताना कमेंट पे कि आपको कैसी लगी। कुछ एपिसोड मैंने भी देखे हैं, तो कुछ ही देखे हैं मैंने भी, आप भी देख सकते हो। और इसकी अच्छी बात है कि सीरीज है बट एक एपिसोड दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ज्यादा लंबी भी नहीं है, 30-40 मिनट की है, तो आप देख सकते हो। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि भविष्य में आपका भविष्य कैसा दिखने वाला है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो नामीबिया ने कौन सा सम्मान दिया है? ऑर्डर ऑफ द बाओबाब, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मिराबिलिस, ऑर्डर ऑफ द लेपर्ड। तो अभी मैंने सारे ऑर्डर बताए, अभी मैंने सारे सम्मान बताए थे आपके, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मिराबिलिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 14 का सी। ठीक है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस ये किसने दिया है? ये दिया है आपके ब्राजील ने। ये ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी कंपनी को भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्रदान किए हैं? Recently, which foreign company has received regulatory approval to provide satellite-based internet services in India? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्टारलिंक। स्टारलिंक को भारत में सारे जितने भी इनको लाइसेंस चाहिए थे या जो भी सारी जितनी भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है और जल्दी अब आपको सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देखने को मिलेगा भारत में। ये स्टारलिंक जो कंपनी है ना, ये कंपनी है आपकी इलॉन मस्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुरादाबाद के किस भारतीय को एप्पल कंपनी का नया मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए आपको अरविंद कृष्णा, सबी खान, सुंदर पिचाई, निखिल राठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सबी खान। सबी खान आपके मुरादाबाद के हैं और ये बनने वाले हैं एप्पल के नए COO। और एक किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे आपकी जेफ विलियम्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है किसकी जगह लेने वाले। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में इसरो ने किस मिशन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रणोदन प्रणाली प्रपोल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए आदित्य L1, गगनयान, चंद्रयान 3, नवरक्षक मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गगनयान। तो गगनयान इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जो आपको 2027 या 2030 तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। इस मिशन में क्या है? इस मिशन में इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की जो नीचे वाली कक्षा है वहां तक भेजेगी। उसके बाद 1-2 दिन वो वहां रहेंगे और फिर वापस उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लेकर आएगी। तो ये है आपका गगनयान मिशन। और ये प्रणोदन सिस्टम क्या होता है? देखो, प्रणोदन प्रणाली जो है आपका, ये है आपका, ये एक प्रकार का तकनीक है, एक इंजन होती है जो किसी भी रॉकेट या सैटेलाइट को गति देने का काम करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO नियुक्त किया गया जो 1 अगस्त 2025 से कार्यभार संभालेंगी? ऑप्शन ए रेणुका रामनाथ, अर्पणा पुरोहित, प्रिया नायर, ऑप्शन डी कविता देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रिया नायर। और प्रिया नायर पहली विमेन CEO होंगी किसकी? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले आपको एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जिस भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये आए ना, मुझे जरूर। अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? तो इस साल के लिए थीम क्या है? ऑप्शन दिए गए आपको, राइट एंड चॉइस आर द आंसर, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, इन्वेस्टिंग इन टीनेज गर्ल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका पहली बार बनाया गया था 1989 में। ठीक है, 11 जुलाई 1989 को पहली बार आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा PM E ड्राइव पहल के अंतर्गत
पहले ई ट्रक प्रोत्साहन योजना में किस सीमा तक प्रति ई ट्रक प्रोत्साहन दिया गया है, यानी कि कितना पैसा दिया जाएगा ई ट्रक बनाने के लिए। ऑप्शन है अधिकतम 2.7 लाख, अधिकतम 5 लाख, अधिकतम 7.5 लाख, मैक्सिमम 9.6 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अधिकतम 9.6 लाख। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में पीएम ई ड्राइव के अंतर्गत एक ई ट्रक योजना लॉन्च करी है। ठीक है, ये योजना लॉन्च करी है आपके भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, और भारी उद्योग मंत्री कौन है भी आपके, वो है आपके एचडी कुमारस्वामी। ठीक है, तो देखो करंट के अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके स्टेट में भी बड़ी मदद करते हैं। तो जो जो चीजें आपकी करंट में चल रही होती है, जो जो घटनाएं चल रही होती है, उसी से रिलेटेड आपके जो स्टैट के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो बड़ा लिंक होता है आप इनका, अगर आप अपने पेपर्स को देखोगे तो आपको लिंक जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर भले ही आपका कितने क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में, अगर उसमें आपकी जीएस आ रही है तो वो करंट जो जीएस है, जीएस के क्वेश्चंस आपके करंट से रिलेटेड ही होंगे, जो अभी आपकी स्टैट वाली जीके होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और वहां आपको हर वीक की जितनी भी आपकी एमसीक्यू आती है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वहां पे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होते रहती है। डेली में क्वेश्चन भी पोस्ट करती हूँ, तो वहां से आपको उसमें भी हेल्प होगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो भारत सरकार ने ये जो पीएम ई ट्रक योजना है ये लॉन्च करी है। तो इसमें क्या है, ये योजना आपकी लॉन्च हुई 11 जुलाई को, और ये योजना है कि जो आपकी जो डीजल ट्रक है, वो क्या है, डीजल ट्रक बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन ट्रकों को जो भी ऑथराइज सेंटर है वहां पे अगर आप इन्हें क्या करते हो, स्क्रैप करते हो, यानी कि आप इसे पूरा तुड़वा देते हो अपने पुराने वाले ट्रक को, और फिर आप नया ट्रक खरीदोगे, नया आप ई ट्रक खरीदोगे, तो उसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो कुछ पैसा आपको क्या करेगी, गवर्नमेंट देगी। चलिए, तो ये थे आज के आपके एमसीक्यूज। इस वीक के सारे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मैंने वो सारे कवर करने का प्रयास किया। अगर कोई डिटेल आपकी छूट गई है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो डेली करंट अफेयर देखना शुरू कर दीजिए। डेली आती है आपकी 1 मिनट की वीडियो होती है, जो आपकी 5 बजे आती है, शॉर्ट, और डेली आप उसे देखें। आप करंट अफेयर्स में डेली अपडेट रहेंगे, तो चाय पीते पीते 5 बजे आप करंट अफेयर देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।